अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 10 को। पहले लेक्चर नंबर 9 में हमने CSS को स्टार्ट किया था। HTML हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 1 to 8 तक HTML था। फिर हमने लेक्चर 9 में CSS के सिलेक्टर्स को देखा, जो सबसे मेन टॉपिक था हमारी डिस्कशन का, जो हमने लेक्चर नंबर 9 में की है। सिलेक्टर्स हम इसलिए यूज़ करते हैं CSS के अंदर ताकि हम अगर हमने एक क्लास बनाई है CSS की, तो किस HTML एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट करनी है और किस पे नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे 1000 की तादाद में एलिमेंट्स हैं, तो आप ज़ाहिर सी बात है आप कोई क्लास बनाते हैं तो वो एक ख़ास किस्म के एलिमेंट के ऊपर ही जाके इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो इसलिए हमने सिलेक्टर्स को पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि हम डायरेक्ट किसी एक ख़ास किस्म के एलिमेंट के ऊपर CSS को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सारे के ऊपर हमने नहीं भी करनी, तो इस पर्पज़ के लिए जो है वो हमने सिलेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने कमेंट्स देखा था किस तरह हम CSS के अंदर कर सकते हैं। कलर्स को हमने देखा, बैकग्राउंड का देखा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है CSS की कि बैकग्राउंड इमेज जो है वो आप कैसे लगा सकते हैं CSS की मदद से। ये हमने लेक्चर नंबर 9 में हमने देखा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है CSS बॉर्डर्स, कि आप अपनी वेबसाइट के जो बॉर्डर हैं उसको आप कैसे आप लगा सकते हैं। मुख्तलिफ बटन के बॉर्डर भी हो सकते हैं, किसी पैराग्राफ का बॉर्डर भी हो सकता है, किसी टैग का बॉर्डर भी हो सकता है। उन सारे बॉर्डर्स को आप किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम ये बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सबसे पहले आपको ये डिस्प्ले हो रहा है कि बिल्कुल एक सादा सा बॉर्डर है। फिर आप जो है वो इसको मुख्तलिफ डिज़ाइंस के अंदर जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी है। दरअसल CSS के अंदर प्रॉपर्टीज़ का ही इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कम से कम इतना पता हो कि इस चीज़ के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। बेशक आप सिंटैक्स को याद ना करें, वो आप बेशक इंटरनेट से जो है वो देख लें, मगर कम से कम ये आपको ज़रूर पता हो कि इस चीज़ के लिए कौन सा जो है वो स्टाइल हमने यूज़ करना है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे हम अपने किसी वेबसाइट के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो लेक्चर नंबर 9 वाला जो टास्क है वो कर लिया होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट था CSS को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले तो डॉटेड की प्रॉपर्टी, बॉर्डर स्टाइल जो है, अगर हम डॉटेड देते हैं तो वो एक डॉटेड बॉर्डर कन्वर्ट करेगा। डैश, सॉलिड, डबल, इस तरह ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। 3D के लिए जो है वो एक रिज प्रॉपर्टी है। ग्रूव प्रॉपर्टी जो है वो ग्रूव्ड बॉर्डर के लिए है। तो ये सारी को आपने बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो इसको हम जो है वो चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर स्टाइल जो है वो मैंने डॉटेड दिया है, तो इसका जो है वो बॉर्डर जो है वो डॉटेड की फॉर्म में आ गया है। इसके अलावा ये उसका डैश्ड स्टाइल है, उसका फिर सॉलिड स्टाइल है। ये सारे मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, आप देखते होंगे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर जो है ये बॉर्डर आप इस तरह वो आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको डायरेक्ट जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक क्लास बनाई, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉटेड की क्लास बनाई, मतलब कि पैराग्राफ के अंदर ही ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये हम स्टाइल CSS का जो है वो सिलेक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किस तरह हमने जो है वो इसको डायरेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। अब इस क्लास का मतलब ये है कि सिर्फ पैराग्राफ के अंदर जो डॉटेड है, सिर्फ उसी के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर ही ये जाके इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर H1 के अंदर हम डॉटेड करें तो उसके अंदर फिर ये इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं होगा। जैसा कि P.डॉटेड का मतलब है कि पैराग्राफ के अंदर अगर डॉटेड क्लास कॉल की जाएगी तो उसका जो बॉर्डर है वो डॉटेड के फॉर्म में, इस तरह जो आप इसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं इसके फॉर्म में वो आ जाना चाहिए। इसी तरह ये नीचे सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। इस तरह ये ग्रूव बॉर्डर है, ये रिज बॉर्डर है, ये सारी चीज़ें आप जो है वो CSS की मदद से बॉर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। तो अब हम बॉर्डर का स्टाइल तो हमने देख लिया। अब हम बॉर्डर विड्थ की तरफ चलते हैं कि बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि बॉर्डर की विड्थ को कैसे आपने कंट्रोल करना है। तो आप ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पिक्सल्स की फॉर्म में भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी मीडियम की प्रॉपर्टी देख के भी और थिक
जो है वो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अगर हम प्रैक्टिस की तरफ आएँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैराग्राफ क्लास 1 मैंने इम्प्लीमेंट की है, तो उसका जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। जिस तरह ये p.1 क्लास है, मतलब कि पैराग्राफ के अंदर जो है वो 1 क्लास इम्प्लीमेंट हो। इसका बॉर्डर जो है विड्थ हम चेंज करके देखते हैं। अब ये देख सकते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो मज़ीद, ज़ाहिर सी बात है इसका बॉर्डर स्टाइल सॉलिड रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड की फॉर्म में ही आ रहा है। उसके बाद बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि बॉर्डर का कलर आपने किस तरह चेंज करना है। फिर बॉर्डर की साइड्स हैं, बॉर्डर की स्पेशली साइड्स को स्टाइल करने के लिए आप बॉर्डर साइड जो है वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर शॉर्ट हैंड की प्रॉपर्टी है। ये अक्सर वेबसाइट्स में जो है वो यूज़ होता है। बॉर्डर लेफ़्ट जो है वो 6 पिक्सल जो है वो सॉलिड रेड, और बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका लाइट ग्रे, तो ये ज़्यादा यूज़ होती है प्रॉपर्टी। तो ये राउंडेड बॉर्डर्स भी आपने अक्सर वेबसाइट्स में बटन देखे होंगे जो इस तरह की फॉर्म में होते हैं। दरअसल ये एक CSS की प्रॉपर्टी है राउंड, जिसकी मदद से जो है वो आप इसको ईज़िली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बॉर्डर रेडियस को आपने सेट करना है, p.round1। ये बॉर्डर रेडियस दरअसल ये प्रॉपर्टी है मेन, जो इसको जो है वो राउंडेड बॉर्डर की शक्ल में चेंज करती है। जितनी आप इसकी जो है वो वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, उतना ज़्यादा वो राउंड जो है वो होता जाएगा। तो इसकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको टास्क जो है वो असाइन करूँगा, जिसकी मदद से इजीली जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद CSS मार्जिन है। अब इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई आप वेबसाइट बनाएंगे उसमें ये मार्जिन की प्रॉपर्टी जो है वो ज़रूर इस्तेमाल होगी। अब ये मार्जिन की प्रॉपर्टी क्या करती है कि डिव की क्लास को मैंने डायरेक्ट ये इनलाइन CSS के ज़रिए मैंने इम्प्लीमेंट किया। मतलब कि डिव, अगर आप किसी एलिमेंट के नाम को ही आप अगर क्लास बना दें CSS की, तो वो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं, HTML के लेक्चर्स में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्जिन इसका मैं जितना बढ़ाता जाऊँगा उतना ये अपनी जो है वो पोजीशन जो है वो चेंज करता जाएगा। आप ये देख सकते हैं, अगर इसका मार्जिन मैं 100 करता हूँ तो आप गौर से देखना है कि इसका क्या चेंजेस आएंगी। ये देख सकते हैं कि इसका जो है वो लेफ़्ट राइट और ये सारा जितना भी मार्जिन है ये चेंज हो रहा है। मतलब कि ऊपर से नीचे से जो है वो मुख्तलिफ साइडों से भी ये सारे का सारा मार्जिन जो है वो 100 पिक्सल्स चेंज हो रहा है। अब इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। मार्जिन टॉप जो है वो मैंने आपको बताया ऊपर वाला है, मार्जिन बॉटम जो है वो नीचे वाला है, ये राइट वाला, ये लेफ़्ट वाला है। इसको भी आप अलग-अलग से भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, मार्जिन टॉप जो है वो 100 है, इसको मैं जो है वो 150 करता हूँ। अगर तो सिर्फ मार्जिन की प्रॉपर्टी को आप चेंज करेंगे तो वो चारों तरफ का मार्जिन जो है वो सेम रख देगा। अगर आप सिर्फ टॉप का मार्जिन को ही चेंज करना चाहते हैं तो ये वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वो टॉप वाला जो मार्जिन है वो ज़्यादा हो चुका है। अगर इसको हम कम करें तो वो कम भी हो जाएगा। ये देख सकते हैं। मार्जिन बॉटम जो है वो भी मैं 70 कर देता हूँ, तो ये नीचे वाला तो ऑलरेडी था, वो भी चेंज हो चुका है। अब बैकग्राउंड कलर भी इसका, ये सारी मार्जिन के प्रॉपर्टी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस तरह भी आप लिख सकते हैं मार्जिन को। ये ऑटोमेटिकली टॉप है जो है वो 25 पिक्सल जो है वो टॉप वाला है, 50 वाला वो राइट है। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट
इस हिसाब से भी आप जो है वो डायरेक्टली इस मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ऑटो वैल्यू का मतलब यह है कि वो ऑटोमेटिकली खुद से ही वो अपने हिसाब से जो है वो उस मार्जिन को सेट कर दे। यू कैन सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो टू हॉरिजॉन्टली सेंटर द एलिमेंट विद इन इट्स कंटेनर। मतलब कि जो भी डिव का कंटेनर होगा उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली अपने आप को वो जो है एडजस्ट कर लेगा, अपनी विड्थ के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से वो अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा वो वैल्यूज़ जो हमने इसको दी होंगी। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक क्लास थी, हम उसको नीचे ऑब्जेक्ट की मदद से जो है वो किसी भी नीचे उसको इम्प्लीमेंट करवाते थे, या एक क्लास के अंदर जो है वो दूसरी क्लास को इम्प्लीमेंट करवाते थे। किसकी मदद से? इनहेरिटेंस की मदद से। तो आप CSS के अंदर भी एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर जो है वो इनहेरिट करवा सकते हैं। जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि डिव के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी मार्जिन लेफ़्ट की, जिसकी वैल्यू थी 100 पिक्सल्स, और उसको आप डायरेक्ट जो है वो अगर मैं इनहेरिट का कीवर्ड यूज़ करूँगा तो वो जो 100 पिक्सल्स की प्रॉपर्टी है, जो वैल्यू है, वो नीचे वाली क्लास में भी सेम टू सेम वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये ज़्यादातर बूटस्ट्रैप में ये यूज़ होता है कि किसी और क्लास की फंक्शनैलिटी अगर आपने नीचे वाली क्लास में भी सेम आपने इम्प्लीमेंट करनी हो तो वो ईज़िली आप जो है वो उसको नीचे वाली क्लास में इनहेरिट की कीवर्ड से वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डिव वाली मार्जिन लेफ़्ट था, ये था उसका डिव की प्रॉपर्टी थी, मगर इसको हमने पी के अंदर भी हम इसको इम्प्लीमेंट हमने इसको कर लिया। तो अब मार्जिन कोलैप्स की तरफ चलते हैं। अभी इसमें देखते हैं कि H1 का जो मार्जिन है वो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट सिर्फ 50 पिक्सल्स की एक प्रॉपर्टी है, और H2 के अंदर जो है वो 20 पिक्सल्स की है। इन दिस एग्जांपल द H1 एलिमेंट हैज़ अ बॉटम मार्जिन ऑफ 50 पिक्सल्स and the H2 element has a top margin of 20, so the vertical margin between H1 and H2 should have been 70 pixels. 50 plus 20, however due to margin collapse the actual margin ends up bearing 50 pixels. तो इस तरह भी इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद पैडिंग है। पैडिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू जनरेट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट कंटेंट। फॉर एग्जांपल आप कंटेंट के दरमियान अगर स्पेस को आपने मैनेज करना हो तो आप पैडिंग की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैडिंग की हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसको, ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर जो कंटेंट है, इसके दरमियान वाली जो स्पेस है, फॉर एग्जांपल टॉप, ये राइट, लेफ़्ट और ये बॉटम की जो स्पेस है, ये इसको जो है वो मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कम करता हूँ, 40 रखता हूँ 70 के बजाय, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके बॉक्स की जो स्पेस थी आपस में कंटेंट से, वो जो है वो कम हो गई। मार्जिन जो था वो था ये इस कंटेंट की जो वो जगह को डिफ़ाइन करता था, जबकि पैडिंग जो है वो इस कंटेंट के जो ऊपर और नीचे वाले हिस्से की स्पेस है उसको जो है वो ये डिफ़ाइन करता है। अगर मैं इसकी 100 पिक्सल्स जो है वो इसकी स्पेस रखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसके जो कंटेंट और बॉक्स के दरमियान का जो फासला है वो ऑटोमेटिकली, ये आप देख सकते हैं, ये बढ़ जाएगा। इसके अलावा जिस तरह मार्जिन का हमने टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट है, इसी तरह पैडिंग का भी टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, सेम टू सेम मार्जिन की तरह, मगर मार्जिन और पैडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब CSS हाइट और विड्थ की तरफ चलते हैं। अब हमने HTML के अंदर देखा था कि आप किसी भी पिक्चर की हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं, किसी टेबल की, किसी एलिमेंट की, H1 की हाइट और विड्थ, ये मतलब कि इन सारी चीज़ों की हाइट और विड्थ अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं। मज़ीद हम इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं। सिंपल हाइट और विड्थ आपका जो डिव है, फॉर एग्जांपल ये डिव एक मैंने लगाया, द डिव एलिमेंट हैज़ अ हाइट ऑफ 200 पिक्सल्स एंड द विड्थ ऑफ 50%। तो इसका मतलब ये है कि इसकी हाइट जो है वो 200 पिक्सल्स है और विड्थ जो है वो 50 पिक्सल्स है, परसेंट है।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो मैं हाइट है ये बढ़ाता हूँ, 500 करता हूँ। अभी हाइट इसकी बढ़ गई और इसकी जो विड्थ है वो मैं 250 करता हूँ, इसकी विड्थ भी जो है वो बढ़ गई है। तो इन दोनों फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पिक्चर की या किसी भी डिव की विड्थ जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी हम जो है वो देख चुके हैं HTML के अंदर। अब मज़ीद हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। जी, ये मैक्स विड्थ की एक प्रॉपर्टी जो है वो ये एक नहीं है, इसको हम देख लेते हैं कि ये मैक्स विड्थ जो है वो क्या है। अब मैक्स विड्थ खास तौर पे जो है वो यूज़ होती थी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए साइट को। सेट द मैक्स विड्थ ऑफ दिस div एलिमेंट हैज़ अ हाइट ऑफ 100 पिक्सल्स एंड द मैक्स विड्थ ऑफ 50 पिक्सल्स। मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है जो किसी भी डिवाइस के मुताबिक जो चेंज हो सकती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक डिवाइस है जिसकी विड्थ जो है वो 400 है, तो ये ऑटोमेटिकली डिव जो है अपने आप को 400 के मुताबिक जो है वो सेट कर लेगी। अगर इसकी किसी डिवाइस की जो विड्थ है वो फिर 600 पिक्सल्स है, तो ये डिवाइस 500 तक तो जाएगी मगर 600 पिक्सल्स तक अपने आप को सेट नहीं करेगी। अभी वो कह रहे हैं कि रीसाइज द ब्राउज़र टू सी द इफेक्ट। अब ये देख लें, मतलब कि 500 तक तो वो अपने आप को जो है वो मैनेज कर रहा है, मगर जैसे ही 500 से ऊपर होगा वो अपने आप को मैनेज, ये आप देख सकते हैं कि वो अपने आप को मैनेज, इधर तक 500 था इधर तक तो उसने ठीक किया है, मगर जैसे मैं 500 से ऊपर गया हूँ तो उसने अपने आप को ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप। तो ये थी मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी। उसके अलावा आप इसकी एग्जांपल को भी देख सकते हैं। उसके बाद बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल यूज़ होता है लेआउट के लिए, लेआउट को बनाने के लिए। इसके अंदर मार्जिन, बॉर्डर्स, पैडिंग सारी चीज़ों का मिक्स है। कंटेंट भी, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो इसको आप कर सकते हैं। इसको हम ट्राई करते हैं। अब ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि द CSS बॉक्स मॉडल इज एसेंशियल अ बॉक्स दैट रैप्स अराउंड एवरी HTML एलिमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ बॉर्डर्स। अब बॉर्डर की आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि 15 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। इसको भी हम थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो बॉर्डर है वो चेंज। अब बॉर्डर की प्रॉपर्टी भी हमने अलहदा से पढ़ी है। उसके बाद विड्थ इसकी हमने 300 पिक्सल्स रखी हुई है, वो हम 200 कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर भी अब चेंज। अब ये पैडिंग और मार्जिन का डिफरेंस इधर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि CSS के अंदर ये पैडिंग और मार्जिन बहुत अहमियत के हामिल है। तकरीबन हर एक वेबसाइट में, हर एक जो है वो CSS की किसी भी एप्लीकेशन में पैडिंग और मार्जिन मस्ट आएगा आपको नज़र। और इसका जो फ़र्क है और इसकी जो वर्किंग है ये आपको बहुत ज़रूरी है कि वो आपको उस वर्किंग और का पता होना चाहिए। अब पैडिंग की वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, ये आपने गौर से देखना है कि इसकी कौन सी चीज़ें। अब ये देखें कि कंटेंट के दरमियान जो फासला है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये टॉप, राइट, लेफ़्ट और बॉटम का जो फासला है ये बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं इस फासले को कम करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 कर दूँगा, तो ये जो इस बॉक्स के दरमियान और ये कंटेंट के तक जो ये स्पेस थी ये आप देखेंगे ये बिल्कुल कम रह जाएगी। ये आप देख सकते हैं। अब मार्जिन क्या चीज़ है। अब मार्जिन को मैं बढ़ाता हूँ, मार्जिन को जो है वो मैं 50 करता हूँ, तो अब ये देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स की ही हाइट मतलब कि बॉक्स का जो एक पॉइंट था अपनी जगह से ये चेंज हो गया है। मतलब वो तो कंटेंट के दरमियान जो स्पेस है वो पैडिंग है, और जो अपनी बॉक्स की जो स्पेस है ना वो है मार्जिन। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्जिन को अगर मैं 100 करता हूँ तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो एरिया है, ये ऊपर वाला जो वाइट कलर में है, ये वाला एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये दोबारा से अब मैं इसको जो है वो 80 करता हूँ। अब देखेंगे तो कि ये देखें मतलब कि अपनी जगह चेंज कर रहा है, मगर पैडिंग में क्या फ़र्क है कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट और बॉक्स के अंदर की जो ये स्पेस है ये चेंज हो रही है। ये देखें मतलब कि बॉक्स की अपनी जो स्पेस है ये चेंज हो रही है। इसलिए आपने पैडिंग और मार्जिन को डिफरेंशिएट जो है वो मस्ट करना है, और इसकी मैं एक आपको टास्क भी दूंगा, वो ज़रूर आपने करना है। उसके अलावा ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें जो है वो देख चुके हैं। अब हम आते हैं CSS आउटलाइन की तरफ, कि जो CSS की बॉक्स के बाहर वाली जो चीज़ है उसको आप किस तरह जो है वो स्टाइल कर सकते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि बॉर्डर तो है इसका 2 पिक्सल्स और सॉलिड ब्लैक था, मगर आउटलाइन बॉर्डर के बाहर वाला जो एरिया है उसको भी आप जो है वो आउटलाइन प्रॉपर्टी की मदद से जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको मैं इधर सेट करता हूँ पिंक, मैं इसको 20 पिक्सल्स कर देता हूँ, मतलब कि 20 पिक्सल्स तक जो एरिया होगा बॉक्स के बाहर वाला, वो उसको जो है वो आप आउटलाइन प्रॉपर्टी की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। अब ये कलर तो इसने गेट किया नहीं, इसको मैं कोई और ठीक है, इसके कोड की मदद से जो है वो हम इसको चेंज कर सकते हैं। मगर मार्जिन इसका मैंने ऑटो रखा हुआ है, पैडिंग इसकी 20 पिक्सल्स तक है। मार्जिन को अगर मैं ऑटो के बजाय कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका जो है वो अपनी जगह ये चेंज कर लेगा। अब ये देखें, और टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर है, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, राइट करेंगे तो राइट में चला जाएगा। इस तरह इसके आप आउटलाइंस का स्टाइल भी आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कलर भी, विड्थ भी, ऑफसेट भी, और ये सारी चीज़ें आप स्टाइल की डिफाइन कर सकते हैं कि आउटलाइन क्या होना चाहिए, मतलब कि बॉक्स के बाहर वाली जो चीज़ है वो किस तरह आपको आप चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, एक टेबल का बॉक्स तो बना हुआ है, मगर बॉक्स के बाहर अगर आपने कोई स्टाइलिंग करनी है तो आप ये जहन नशीन कर लें कि आउटलाइन की वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से उसको हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह उसका कलर और उसका सारा ऑफसेट भी वो कर सकते हैं आप चेंज। इसके बाद टेक्स्ट को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो उसका फ़ॉन्ट साइज़ और उसका फ़ॉन्ट टाइप और उसका कलर, ये सारी चीज़ें हमने HTML में भी देखी, मगर मज़ीद हम इसको जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। बॉडी का कलर, सारे बॉडी का कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। इसी तरह जो है वो CSS के कलर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए नाम से भी आप कर सकते हैं, फिर हेक्साडेसिमल की वैल्यू से भी आप कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू दे के भी आप जो है वो कलर को चेंज कर सकते हैं। ये भी हमने ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। फिर उसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इसको प्रैक्टिस करना है। अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट को हमने किस तरह देखना है, ये टेक्स्ट लाइन को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेंटर और लेफ़्ट और राइट ये क्या चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना CSS के अंदर वो है प्रैक्टिस, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी है कि वो आप इसको जहन नशीन कर नहीं सकते। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तैसे तैसे ये आपको इसके ऊपर जो है वो आपको महारत जो है वो आती जाएगी। मतलब कि कोई एक प्रोजेक्ट आप ले लें, कोई एक मतलब कि कोई पेड प्रोजेक्ट ले लें, फिर साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी करते जाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी करें, तो ऐसे आपको उसका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाएगा। आपको अभी आपने सिर्फ ये करना है CSS के कोर्स में कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रॉपर्टीज़ का पता हो कि हाँ भाई ये काम पॉसिबल है। आपको कोड को देखते हुए या रिक्वायरमेंट कस्टमर की जो है वो उसको देखते हुए सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये काम हो सकता है और किस प्रॉपर्टी से हो सकता है। बाकी आप इंटरनेट की मदद से वो बिल्कुल ईजिली जो है वो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बात आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है कि कम से कम ये इतना आपको ज़रूर जो है वो पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, इसको हम जल्दी जल्दी जो है वो कवर करेंगे। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट का शेडो हमने नहीं देखा, टेक्स्ट का शेडो हम देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने जो है वो नहीं, कलर और अलाइनमेंट तो हम देख चुके हैं। डेकोरेशन को पहले देख लेते हैं कि टेक्स्ट की डेकोरेशन को हम किस तरह जो है वो कर सकते हैं, डेकोरेट किस तरह कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने कोई चीज़ लगानी है वो आप लगा सकते हैं। टेक्स्ट को काटना हो, ये आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि कोई चीज़ काट के वो नई चीज़ अगर कोई लिखनी है तो उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन की जो वो प्रॉपर्टी है उसको आप लाइन थ्रू की वैल्यू देंगे तो वो लाइन टेक्स्ट के दरमियान में वो लग जाएगी। अगर आपने अंडरलाइन करना है तो सिंपल, मतलब कि सारे टेक्स्ट को अंडरलाइन आपने करना है तो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन की वैल्यू दे के आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं कि आपने अगर कोई लोअर केस था तो लोअर केस को अपर केस में कैसे करना है, अगर अपर केस था तो अपर केस को लोअर केस में कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्लाइंट ये कहता है कि जो भी टेक्स्ट लिखा जाए वो हमेशा अपर केस में ही लिखा जाए। मुख्तलिफ वेबसाइट्स में भी आपने देखा होगा कि कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं
तो वो टेक्स्ट हमेशा अपर केस में ही लिखा जाता है। तो दरअसल वो CSS की ही प्रॉपर्टी होती है जो उसको ऑटोमेटिकली, बेशक आप जो है वो छोटे टेक्स्ट में लिख रहे हैं, आप लोअर केस में लिख रहे हैं, मगर वो ऑटोमेटिकली इसको जो है वो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ये CSS की मदद से भी ये फंक्शनैलिटी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट की स्पेसिंग की तरफ चलते हैं कि टेक्स्ट की आपस में जो स्पेस है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल्स, मतलब कि जो भी कोई लेटर लिखे उसके आपस में जो स्पेस है उसको आप मैनेज कर सकते हैं CSS की मदद से। ये भी एक नई चीज़ थी जो हमने पहले नहीं पढ़ी। फिर लाइन हाइट को आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, दरअसल वो भी CSS की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों का लाइन स्पेसिंग इसको वैसे कहते हैं CSS वर्ड के अंदर, और इसको आप वेबसाइट के अंदर भी आप CSS की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वर्ड स्पेसिंग भी आप दे सकते हैं कि वर्ड्स का आपस में जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए। फिर आ जाता है टेक्स्ट शैडो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाली चीज़ है। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो सेलेक्ट जो है वो कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। शैडो को चेंज कर सकते हैं, फिर उसके अलावा आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आगे जो कलर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसको भी देखेंगे कि आप किस तरह जो है वो सिंपल आपने टेक्स्ट शैडो के आगे जो भी कलर आपने असाइन करना है वो आप असाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका शैडो है उसका कलर जो है वो जो आपने असाइन किया होगा उसके मुताबिक जो है वो चेंज हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो इफ़ेक्ट है वो है ये वाला, मतलब कि आप ब्लर इफेक्ट को भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। हेडिंग के अंदर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये 5 पिक्सल्स वाला जो है ये ब्लर का एरिया है, मतलब कि 2 पिक्सल्स तो एक तो ये 2 पिक्सल्स तो उसका मेन है, उसके अलावा ये 2 पिक्सल्स उसका जो है वो शेडो है। फिर उसके बाद ये जो 5 पिक्सल्स है ये ब्लर है, और उसके बाद जो इसका कलर है वो आप इसको साइन अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 की जगह मैं 10 लिखता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि उसका शेडो जो है वो मज़ीद ब्लर हो गया। फिर ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी आप वो इसकी प्रैक्टिस करें, ये सारी एग्जांपल्स को आपने देखना है। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी जो ऑल CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, इनको सिर्फ आपने इनके डिस्क्रिप्शन को देख लेना कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो करती क्या है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी इस तरह आपने इसको सिर्फ देखना है कि ये प्रॉपर्टी क्या करती है। टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप है, टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस है, तो ये आप डॉटेड की फॉर्म में जो है वो उसको कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। फिर उसके बाद टेक्स्ट शैडो को हम देख चुके हैं। उसके बाद CSS फॉन्ट्स की तरफ हम आते हैं कि हम जो है वो फॉन्ट को किस तरह हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये भी ये सारे फॉन्ट्स जो हैं वो आप सिर्फ आपने अपनी मर्ज़ी से सर्च करके भी आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको याद ही करें, आप इसको सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो परफॉर्म हो जाती है CSS के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जिस तरह भी है टाइम्स न्यू रोमन है, टाइम्स है, सेरिफ है, ये सारे फॉन्ट्स हैं। ये इसका तो मैं सिर्फ यही आपको बताऊंगा कि ये आप सिर्फ कोई भी फॉन्ट अपनी मर्ज़ी का जो HTML सपोर्ट करता है, जो CSS सपोर्ट करता है, उसको जो है वो आप अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। फिर ये सारे फॉन्ट्स के टाइप्स हैं, इसको आपने देखना है। इसका प्रैक्टिस ही आपने करनी है। ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको टास्क दूंगा, उस टास्क को आपने, अब ये आइकन्स वगैरह, ये मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। आज के लेक्चर में यही टास्क आपका मेन टास्क होगा कि आइकन्स को आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे ऐड करना है। तो ये आपको मैं बताऊंगा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। अब ये आपने ये कौन सी CSS की टाइप्स है, ये है एक्सटर्नल CSS की टाइप, और ये लिंक जो है वो ऑनलाइन लगा हुआ है। ऑनलाइन ये एक मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ हैं जो है वो फॉन्ट्स का मतलब कि फॉन्ट्स प्रोवाइड करती हैं। उसका सिर्फ आपने सोर्स देना है स्क्रिप्ट के मदद से, और सिंपल जाहिर सी बात है कि ये इस लिंक के अंदर ये सारी क्लासेस जो है वो ये मौजूद हैं, उन सारी क्लासेस का कोड मौजूद है।
आपने सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर भी आपने ये इसको इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल क्लास का नाम, फॉर एग्जांपल अब ये FA क्लाउड, ये दो क्लासेस का कम्बिनेशन है, ये सिलेक्टर्स का इस्तेमाल इसमें हुआ है कि पहले ये वाली क्लास और फिर उसके साथ ये दूसरी क्लास भी जो है वो इम्प्लीमेंट हो। तो अब ये देख सकते हैं कि क्लाउड वाला जो है वो ये प्रॉपर्टी है, हार्ट वाली ये प्रॉपर्टी है, कार अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी है, बार्स को आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए बार्स की प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करना है। फिर ये ग्लिफी आइकन्स भी आप, मतलब कि गूगल के आइकन और हर तरह के आइकन जो है वो आप कर सकते हैं। ये अक्सर हर वेबसाइट में आपने देखा होगा कि ये गूगल के फ़ॉन्ट ही ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये आप इसको जो है वो इनकी वैल्यू भी आप असाइन इनको कर सकते हैं। फिर उसके बाद CSS लिंक्स हैं कि लिंक्स को आप किस तरह आप लगा सकते हैं। किसी पैराग्राफ के पीछे लिंक लगाना है, या आपने किसी टेक्स्ट के पीछे लगाना है, या आप किसी बटन के पीछे लगाना है, तो उनको भी आप जो है वो, या अब ये होवर की प्रॉपर्टी इसमें लगी हुई है, तो ये सारी किस तरह, ये हमारा लास्ट इंशाल्लाह ताला टॉपिक है। इसकी प्रैक्टिस को आपने याद रखना है कि जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेहतर होगा। टेक्स्ट को डेकोरेट किस तरह करना है ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसका बैकग्राउंड कलर क्या हमने, ये इसको, इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल विजिटेड में इसका कलर जो है वो ये ब्लू है। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँगा इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसका कलर जो है वो हो जाएगा हॉट पिंक। अब ये देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो पिंक में हो चुका है। इस तरह बटन्स को भी आप जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बटन को किस तरह आपने इम्प्लीमेंट करना है इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है ना, दरअसल ये प्रॉपर्टी जो है वो ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक बना देती है इसको, इसका बैकग्राउंड कलर और इसकी पैडिंग, और ये इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, मतलब कि HTML के बटन को कोई भी यूज़ नहीं करता, CSS के ही ज़्यादातर जो है वो बटन बनाए जाते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर। सिंपल डिव लगा के आप इसका जो है वो बना सकते हैं इस बटन को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं कि इसका लिंक बटन है, उसके बाद ये दिस इज़ अ लिंक, और इसकी जो भी इसके अगेंस्ट जो हमने काम करवाना है, दरअसल ये एक क्या है, एक लिंक लगा हुआ है किसी पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसकी स्टाइल, ये जिस तरह A=, ये भी आपको मैंने सेलेक्टर्स की ही एग्जांपल है, ये मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन सा सेलेक्टर्स है, इसको भी आपने देखना है। ये सेलेक्टर के मदद से ये सारा काम हुआ है। बैकग्राउंड कलर इसका रेड है, कलर इसका वाइट है, पैडिंग इसकी ये है, टेक्स्ट लाइन सेंटर है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, मतलब कि डेकोरेशन में हमने नहीं करनी, और डिस्प्ले जो है वो इसका इनलाइन ब्लॉक की फॉर्म में है। इसकी ये मज़ीद एग्जांपल्स भी हैं नीचे, इनको भी आपने जो है वो देखना है। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं ये एक टास्क जो है वो अपलोड करता हूँ, और ये आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिस करना है सबसे ज़्यादा। अब आपका CSS प्रैक्टिस की, मतलब कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको CSS नहीं आएगी। जैसे जैसे आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपना हाथ पिटाते जाएंगे, तब तक जैसे जैसे आपको ये CSS की कमांड जो है वो होती जाएगी। तो टास्क जो है वो मैं इंशाअल्लाह अपलोड करता हूँ, तो आप उसको जो है वो प्रैक्टिस करें।